एक छोटे से पुराने घर में सुरेश अपनी बहन खुशी के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी दुकान में वो खूब मेहनत करता था ताकि वो अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से कर सके। भैया, आप रात दिन लगे रहते हो दुकान में, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कम से कम टाइम से खाना तो खा लिया करो। अरे पगली, मेरी थकान और भूख प्यास तो तुझे देखते ही गायब हो जाती है। बस एक तमन्ना है, तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूं और बड़े धूमधाम से करूं। वहां मेरी बहन रानी बनकर रहे। यहाँ इस घर में तुझे मिला ही क्या है? इस घर में मुझे अपने भैया का प्यार मिला है, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब देखो रुलाती ही रहती है। देखा, फिर रुला दिया ना तूने मुझे। अच्छा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। और हाँ, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके नाश्ते पानी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन खुशी को लड़के वाले देखने आते हैं। उन्हें खुशी पसंद भी आ जाती है, पर लड़के की माँ सुरेश को एक ओर ले जाती है और बोलती है, देखो, हमें तुम्हारी बहन पसंद है, पर हमारी एक शर्त है, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। बस आप मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लीजिए। शर्त तो सुन लो पहले। शादी के दिन मुझे एक सूटकेस भरकर पैसा चाहिए, बिल्कुल भरा होना चाहिए, जरा भी खाली ना हो। और शादी के बाद जब तुम्हारी बहन पग फेरे के लिए हमारे घर आएगी तो उसे सोने के साथ लाद कर ही भेजना उसके ससुराल। बताओ, अब शर्त मंजूर है? कजरी की शर्त सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो दहेज में इतना सब मांग रहे हैं। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी तो मैं हाँ बोल देता हूँ, बाद में आधा आधा करके सब चुका दूंगा। पर मुझे ये बात खुशी से छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे इस बारे में जरा भी पता चला तो वो ये शादी कभी नहीं करेगी। सुरेश कजरी को सब देने के लिए हाँ बोल देता है। शादी भी आ जाती है और अभी तक सुरेश ने जो जोड़ जोड़ कर रखा था सब इकट्ठा कर कजरी के हाथ में थमा देता है। अपनी बहन को सुरेश हंसी खुशी विदा कर देता है। 2 दिन बाद राखी है और उसी दिन खुशी पग फेरे के लिए घर भी आएगी। उसे देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं ये घर बेच देता हूँ। अगर कुछ कम पड़ा तो दुकान भी बेच दूंगा। सुरेश घर दुकान बेच देता है और खुद सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सुरेश हंसी खुशी हाथों में गहनों की पोटली लिए घर की ओर निकल पड़ा, पर रास्ते में एक कार उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें सुरेश की मौत हो जाती है। ये तो कोई चोर मालूम पड़ता है। सही कहा, देखो ना, उसके पास कितने सोने के गहने हैं जो वहाँ पड़े हैं। चोर को उसके किए की सजा खुद ही मिल गई। अरे भैया, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ पड़े सुरेश को अपने साथ उठाकर ले जाती है। सुरेश मर तो गया था, पर वो मरने के बाद भूत बन गया था। मौत भी कैसी मिली है। मेरा यहाँ घर मकान सब खत्म हो गया और लोगों ने मुझे मरते ही क्या नाम दिया, एक चोर का। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैं चोर हूँ या नहीं। काश मरने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल लिया होता, उससे राखी बंधवा ली होती। आज के दिन मेरी ये कलाई सूनी रह गई। वहाँ खुशी अपने भाई के घर पहुँचती है। भैया, भैया कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई। अरे खुशी, किससे आवाज लगा रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई भैया नहीं है। भैया नहीं है? आज के दिन वो कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भैया एक चोर है? चोरी करके भाग रहा था तो गाड़ी के नीचे आने से मर गया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे भैया चोर नहीं हो सकते, वो कभी चोरी नहीं कर सकते। वो तो कितने ईमानदार थे। भैया, भैया आप कहाँ हो? देखो तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधने आई है। आप सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती।
मेरे भैया नहीं मर सकते। मैं आ रही हूँ भैया, आप कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ ही निकाल। हाथ में राखी और आंखों में आंसू लिए खुशी निकल पड़ती है सड़कों पर अपने भैया को ढूंढने। सड़क के बीचों बीच आते ही उसकी भी वैसे ही मौत हो जाती है जैसे उसके भाई की हुई थी। मरते ही वो चुड़ैल बन जाती है। मैंने तो हर राखी पर अपने भैया की लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, फिर क्यों वो मुझे छोड़कर चले गए। भैया, अगर आप इस दुनिया में वाकई नहीं हो तो देखो, मैंने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। मैं भी मर चुकी हूँ, आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। खुशी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और सुरेश भूत, पर दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। खुशी जरूर आई होगी मुझसे मिलने घर, मुझे राखी बांधने। मेरे घर ना मिलने से शायद वो वापस चली गई हो। उसे कितना बुरा लग रहा होगा आज मेरे घर ना मिलने से। एक बार खुशी को देख लूं बस, फिर कहीं दूर दूर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। खुशी कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? अब तो शाम होने को आई है, उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। आखिर कहाँ गई होगी? घर में और कोई भी नहीं दिख रहा, सब कहाँ गए? वहाँ पूरा घर खुशी के अंतिम संस्कार में लगा हुआ था और भूत अपनी बहन को उसके ससुराल ढूंढ रहा था। वहाँ चुड़ैल अपने भैया के घर पहुँचती है और जमुना दास को वहाँ देखकर बहुत आग बबूला होती है। ये कौन है और मेरे भैया के घर में क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ इसे। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। इस घर में क्या कर रहा है तू? निकल यहाँ से। ये घर अब मेरा है। मैंने इस घर की पूरी कीमत दी है भाई। क्या? इसका मतलब ये घर बिक चुका है, पर क्यों? मुझे क्या पता, जिसने मुझे ये घर बेचा है उसी से जाकर पूछो और मुझे जाने दो। चुड़ैल बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके भैया ये घर क्यों बेचेंगे। वो सोचते सोचते जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल उससे जाकर पूछने लगती है, क्यों रो रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तुम चुड़ैल हो, मुझे खा जाओगी, कोई बचाओ बचाओ। शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पक्का कुछ नहीं करोगी? मुझे खाओगी तो नहीं? पक्का नहीं खाऊंगी। अब बताओ क्या बात है? आज राखी है, मैं हमेशा पैसे जोड़कर अपनी बहन के लिए उपहार लाता हूँ, पर इस बार मैं भूल गया और अब मेरे पास मेरी बहन को राखी बधाई देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करते हो ना, और तुम्हारी बहन तुम्हें, इसलिए आज तुम राखी बंधाई पर अपनी बहन को ढेर आशीर्वाद देना, उसे हमेशा खुश रखने का। देखना, उससे अच्छा उपहार उसके लिए हो ही नहीं सकता। सच में? वो खुश हो जाएगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। एक बहन के लिए इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता। भैया आप कहाँ हैं? शाम ढलने को आई पर आप मुझे कहीं नहीं दिखे। चुड़ैल हार कर अपने ससुराल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे घर के बाहर एक भूत खिड़की से झांकता हुआ दिखाई देता है। ये तो कोई भूत मालूम पड़ता है, पर ये मेरे घर की खिड़की से क्या झांक कर देख रहा है? अभी बताती हूँ। ए भूत, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, मैं तुझसे डरने वाली नहीं, इसलिए तू यहाँ से चुपचाप चला जा। चला जाऊंगा, बस एक बार अपनी बहन को देख लूं, फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारी बहन यहाँ रहती है क्या? कौन है तुम्हारी बहन? बताओ जल्दी। खुशी, मेरी बहन का नाम खुशी है। मैं कितना बदकिस्मत हूँ जो आज के दिन अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा पाया। खुशी सब बता देती है कि वो एक चुड़ैल कैसे बनी, और भूत भी बता देता है कि वो कैसे मरा। दोनों घर के बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल अपनी सास को बात करते हुए सुन लेती है कि उसने खुशी की शादी में उसके भाई से ढेर सारा सोना मांगा था। उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके भाई ने घर दुकान सब बेच दी। मुझे माफ कर देना खुशी, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। भैया, पूरी दुनिया में तुमसे अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता। चुड़ैल अपने भैया को राखी बांधती है और इस तरह दोनों का राखी का त्योहार पूरा हो जाता है।
एक गांव में मनोहर नाम का एक लड़का एक सेठ के यहाँ भैंसों की देखभाल करता था। एक दिन की बात है, मनोहर सभी भैंसों को जंगल में चारा खिलाने ले जा ही रहा था। तभी अचानक से एक भैंस गिरकर बेहोश हो जाती है। ये राम प्यारी को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? मनोहर सेठ को बताने जाता है। सेठ जी, वो राम प्यारी को पता नहीं अचानक से क्या हो गया और वो बेहोश होकर गिर गई। फिर मनोहर सेठ को भैंस के पास लेकर जाता है जहाँ भैंस बेहोश पड़ी थी। ये भैंस बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए बेहोश हो गई। वैसे भी अब मेरे किसी काम की नहीं रही है ये। ना तो ये दूध देती है और ना ही बच्चे पैदा कर सकती है। बस सारा दिन बैठे बैठे मुंह हिलाकर चरती ही रहती है। इस भैंस को रखने से मुझे फायदा तो कुछ है नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। कल ही मैं इसे किसी कसाई को बेच दूंगा, कम से कम मुझे इसके कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। भैंस को बेचने की बात सुनकर मनोहर उदास हो जाता है और फिर वो राम प्यारी के मुंह में पानी डालता है। तभी राम प्यारी को होश आ जाता है। राम प्यारी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और ना ही कुछ होने दूंगा। शाम होती है तो मनोहर उदास मन से अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर रोने लगता है। तभी उसकी बहन उससे उसके रोने का कारण पूछती है। मनोहर, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? वो सेठ है ना, कल से राम प्यारी का खाने के लिए चारा बंद कर देगा और उसे किसी कसाई को बेच देगा। मनोहर, रो मत मेरे भाई, चुप हो जा। वो भैंस उस सेठ की है, वो चाहे उसका जो करे, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बस राम प्यारी चाहिए, मैं राम प्यारी को मरने नहीं दे सकता, नहीं मरने दे सकता। मनोहर रोते रोते सो जाता है और फिर जब सुबह होती है तो मनोहर की बहन देखती है कि मनोहर को बहुत तेज बुखार है और वो बुखार की हालत में बड़बड़ा रहा था। राम प्यारी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये देख मनोहर की दीदी घबरा जाती है। उसका उसके भाई के सिवा और कोई नहीं था। उससे उसके भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो सेठ के पास जाती है। सेठ जी, आप अपनी भैंस राम प्यारी को बेचना चाहते हो ना? हाँ, बेचना तो चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या काम है? मुझे आपकी भैंस खरीदनी है। उस बीमार बूढ़ी भैंस का तुम क्या करोगी? उससे तुम्हें क्या फायदा होगा जो तुम उसे खरीदने की कह रही हो? बस कुछ नहीं, मुझे वो भैंस खरीदनी है। सेठ भैंस को खरीदने के नाम से अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मूर्ख लड़की है जो उस बेकार बूढ़ी भैंस को खरीदने की बात कर रही है। अच्छा है, इसमें मेरा ही फायदा है। पर तुम पैसे कैसे दोगी? मैं आपको इस भैंस के बदले हर महीने सूद समेत पैसे दे दिया करूंगी। अगर तुमने मुझे समय से पैसे नहीं दिए तो मैं... ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर मनोहर की बहन भैंस लेकर घर चली जाती है। मनोहर, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। राम प्यारी को अपने सामने देखकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राम प्यारी, तुम यहाँ कैसे? अब से राम प्यारी हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। दीदी, ये सब आपने मेरे लिए किया, आप कितनी अच्छी हो। मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मनोहर राम प्यारी को पाकर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और राम प्यारी भी अब पहले से ठीक हो रही थी। मनोहर राम प्यारी का अच्छे से ध्यान रखता, उसे अच्छा हरा चारा खिलाता और उसे वैद्य की बताई हुई दवाई भी समय से देता। अब उसकी भैंस भी दूध देने लगी थी और तो और उसने एक बछड़ा भी दिया था, जिससे मनोहर के घर की हालत सुधरने लगी थी। एक दिन की बात है, मनोहर अपनी भैंस राम प्यारी को जंगल में चराने के लिए जा रहा था। तभी उसे सेठ मिलता है। और मनोहर, कैसे हो? और तुम्हारी भैंस कैसी है? सेठ जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ और मेरी भैंस राम प्यारी भी एकदम सही है। अब वो दूध भी देने लगी है और इतना ज्यादा और बढ़िया दूध देती है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता।
जैसे मानो वो कोई जादुई भैंस। सेठ मनोहर की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। जादुई भैंस? मुझे उस भैंस को पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और अगले ही दिन सेठ मनोहर के घर से अपनी भैंस वापस ले आता है। जब मनोहर अपने घर पहुंचता है तो अपनी बहन को रोते देख उससे पूछता है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? वो सेठ आया था और कह रहा था कि कल के कल उसे उसके सारे पैसे चाहिए। अगर हमने उसके सारे पैसे नहीं दिए तो वो राम प्यारी को ले जाएगा। वो सेठ हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने हमें पैसे चुकाने की 2 साल की मोहलत दी है, फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अपनी राम प्यारी को उसे ले जाने नहीं दूंगा। मनोहर रोते हुए राम प्यारी के पास जाता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। कल अगर हमने सेठ को पैसे नहीं दिए तो सेठ आकर तुम्हें ले जाएगा। मनोहर राम प्यारी के गले लगकर रो रहा होता है तो राम प्यारी उसका हाथ अपने मुंह में पकड़ती है और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगती है। राम प्यारी, इतनी रात में तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तभी राम प्यारी मनोहर को एक पेड़ के पास ले जाती है और उसे बड़े जोर जोर से हिलाने लगती है। राम प्यारी, तुम ये पेड़ क्यों हिला रही हो? तभी अचानक से पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। सोने के सिक्के? मेरी राम प्यारी, तुम तो सचमुच में जादुई भैंस हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं ले जा सकता। और फिर अगले ही दिन मनोहर सेठ के सारे पैसे चुका देता है और उससे अपनी भैंस वापस ले आता है। एक दिन की बात है, सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। भाई मनोहर के तो मजे ही मजे हैं। सुना है उसके पास जादुई भैंस है। सेठ पेड़ के पीछे से उनकी बातें सुन रहा होता है। हाँ भाई, सही सुना है। जब से उसके यहाँ जादुई भैंस आई है उसके वारी न्यारी हो गए। हाँ भाई, तुमने सही सुना है, तभी तो वो इतनी जल्दी अमीर बन गया। सेठ तो बड़ा ही बेवकूफ निकला जो उसने अपनी भैंस बेच दी। उसने भैंस बेचकर बड़ा घाटे का सौदा किया है। बेचारा सेठ। सेठ उन सभी की बातें सुन रहा होता है। जादुई भैंस? मुझे उससे भैंस वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होती है, सेठ चुपके से मनोहर के घर के आंगन में जाता है और मनोहर की भैंस खोल कर ले जाने लगता है। तुम एक जादुई भैंस हो। मुझे भी मनोहर की तरह अमीर बनाकर मेरी भी किस्मत बदल दो। मुझे भी जल्दी से करोड़पति बना दो। अगर तुमने मुझे जल्दी से करोड़पति नहीं बनाया तो मैं तुम्हें कल ही कसाई को बेच दूंगा। हाँ। भैंस सेठ का हाथ अपने मुंह में दबाती है और उसे जंगल में ले जाती है। अरे अरे अरे, तुम मुझे जंगल में कहाँ लिए जा रही हो? तभी भैंस एक पेड़ के पास जाकर अपने सिर से जोर जोर से पेड़ हिलाने लगती है। लगता है ये पागल हो गई है। अरे अरे, तुम ये पेड़ क्यों हिला रही हो? तभी पेड़ से बहुत ही सुंदर और महंगे हीरे मोती के कंगन गिरते हैं। वाह वाह, कंगन! वाकई में तुम जादुई भैंस हो। अब मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। तभी वहाँ से गांव के जमींदार के आदमी जा रहे होते हैं और वो सेठ के हाथ में कंगन देखकर रुक जाते हैं। कंगन? अच्छा, तो ये कंगन इसके पास है। इसने ही जमींदार की पत्नी के कंगन चुराए हैं। नहीं नहीं, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कंगन तो मुझे इस जादुई भैंस ने दिए हैं। बताओ बताओ इन्हें कि तुम हो ना जादुई भैंस, हैं? बताओ इन्हें। लगता है ये सेठ कीमती कंगन देखकर पागल हो गया है। जब जेल में चक्की पीसेगा तो अपने आप इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। पर जमींदार के आदमी उसकी बात नहीं सुनते और फिर उसे पकड़कर जमींदार के पास ले जाते हैं और जमींदार उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब तुम हमेशा मेरे साथ
मेरे पास रहोगी। एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था। वो अपनी कमजोर माँ के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। सौरभ एक सरकारी विद्यालय में पढ़ता था, पर कक्षा का कोई भी बच्चा उससे ठीक से बात नहीं करता था। सब उसे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते थे। तभी सौरभ को रास्ते में एक लड़का और एक लड़की बात करते हुए मिलते हैं। अरे तुम्हें पता है ना, रक्षाबंधन आने वाला है, तुम मुझे राखी बांधोगी ना? हाँ हाँ, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, मुझे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें राखी जरूर बांधूंगी। ये सब सुनकर सौरभ बहुत उदास हो जाता है। काश मेरी भी कोई बहन होती जिससे मैं बहुत प्यार करता और उससे हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता। और फिर वो विद्यालय के लिए निकल जाता है। जब वो अपनी कक्षा में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी कक्षा की दो लड़कियां, हर्षिता और सपना, रक्षाबंधन के बारे में ही बात कर रही थी। अरे तुम्हें पता है सपना, मैं तो रक्षाबंधन के दिन अपनी नानी के घर जा रही हूँ और अपने भाई के लिए बहुत अच्छी राखी लेके जाऊंगी और वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आएगा। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। पता नहीं मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आएगा, और वो तो बहुत अमीर है, मेरे लिए कोई बड़ा सा ही तोहफा लेकर आएगा। तभी सौरभ हर्षिता और सपना के पास आकर बोलता है, क्या तुम दोनों मेरी बहन बनोगी? मैं अपना रक्षाबंधन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। क्या तू हमें बहन बनाएगा? पहले जाकर अपने आप को देख तो सही। तेरे पास तो ढंग का रहने के लिए घर नहीं है, तो हमें तो फिर क्या खाक देगा? हाँ, और तू इतना गरीब है, फटीचर है, हम तुझे अपना भाई क्यों बनाए? हमारे पास अमीर भाई की कमी नहीं है। अगर हम तुझे राखी बांधेंगे तो तू बदले में हमें क्या देगा? हमें क्या तोहफा देगा? जा, निकल जा यहाँ से। हम तेरे जैसे गरीब को अपना भाई नहीं बनाएंगे। और फिर सौरभ वहाँ से रोता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है और हर्षिता और सपना उसे देखकर अपना मुंह फेर लेती हैं। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाओ बच्चों। तो तुम सब बच्चों को पता है ना कि कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन आने वाला है। सारी लड़कियां अपने भाइयों को राखी पहनाती हैं और सभी भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। तो मैं आपसे कोई बात बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन हम अपने विद्यालय में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। कक्षा की जितनी भी लड़कियां हैं वो कक्षा के लड़कों को राखी बांधेंगी। तो कक्षा के सारे लड़के मुझे एक एक करके बताओ कि तुम सब कौन सी लड़की से राखी बंधवाना चाहोगे। सारे लड़के एक एक करके टीचर को बताते हैं कि हम इनसे राखी बंधवाने वाले हैं। जब सारे लड़के ये बात टीचर को बता रहे होते हैं तभी सौरभ चुपचाप बैठकर रो रहा होता है। टीचर की नजर सौरभ के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम किसी भी लड़की से राखी नहीं बंधवाओगे? ऐसी बात नहीं है टीचर, मैंने दो लड़कियों को बोला था मेरी बहन बनने के लिए ताकि मैं उनके साथ अपना रक्षाबंधन मना सकूं, लेकिन वो दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, जरा मुझे बताओ तो सही कि किस लड़की से बोला था तुमने तुम्हारी बहन बनने के लिए? टीचर, मैंने हर्षिता और सपना को बोला था अपनी बहन बनने के लिए। क्यों हर्षिता और सपना, तुम दोनों ने सौरभ को मना किया क्या? टीचर, ये सौरभ न बहुत गरीब है, अगर हम इसे राखी बांधेंगे ना तो हमें बदले में ये क्या गिफ्ट देगा? हाँ टीचर, मैं इस गरीब को अपना भाई नहीं बनाना चाहती। क्या तुम दोनों की इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? रक्षाबंधन का मतलब राखी और तोहफों का आदान प्रदान नहीं होता। इसका मतलब भाई बहन के प्यार को बढ़ाना होता है। और तुम दोनों लड़कियां कितनी लालची हो, रक्षाबंधन के महत्व को बिगाड़ कर रख दिया है। टीचर, हम सौरभ को राखी नहीं बांधना चाहते, हमें वो अच्छा नहीं लगता। टीचर, आप रहने दीजिए ना, क्यों इनसे बोल रही हैं? जब ये कुछ समझने वाली ही नहीं है तो आप रहने दीजिए। कुछ ही घंटों बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। सब अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। सौरभ घर पहुंचकर अपनी माँ को स्कूल के बारे में सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? मैं भी रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता हूँ। मुझे भी एक बहन चाहिए, एक बहन चाहिए। देखना बेटा, तेरा रक्षाबंधन जरूर बनेगा, कि मेरा विश्वास है कि तेरा रक्षाबंधन जरूर बनेगा। सौरभ मुंह हाथ धोकर अपनी बहन की तलाश में चला जाता है। वो गलियों में भटकता रहता है। उसे रास्ते में कोई भी लड़की मिलती तो वो उससे पूछने लगता कि क्या तुम मेरी बहन बनोगी। सौरभ को रास्ते में एक लड़की अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़ी हुई बात करती हुई, सुनो, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं भी रक्षाबंधन पर
अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बहन बनना चाहोगी? चल जा यहाँ से, तेरे जैसे गरीब को कौन राखी बांधेगा। देख मेरा भाई, कल मुझे एक बड़ा सा तोहफा देने वाला है और मैं तेरे जैसे गरीब को क्यों राखी बांधूंगी। जा निकल जा यहाँ से। सौरभ एक खाली जगह पर पहुंच जाता है। वो वहाँ पर खड़ा होकर बहुत रोता है। वो अपने आप से कहता है कि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ तोहफा है। क्या गरीब लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते? क्या रक्षाबंधन का मतलब भाई बहन का प्यार नहीं है? रक्षाबंधन वाले दिन जब सौरभ अपने स्कूल जाता है तो कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा होता। सब उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। सब लोग अपना रक्षाबंधन मना रहे होते हैं। सारी लड़कियां लड़कों को राखी बांध रही होती हैं, लेकिन कोई भी सौरभ के पास राखी बांधने नहीं आती। सौरभ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो कक्षा में चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। सौरभ अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो वो देखता है कि सपना अपने दोस्तों के साथ घर जा रही होती है। जब सपना रास्ते पर चल रही होती है तो वो देखती है कि उसी रास्ते पर बहुत तेज गति से कार आ रही होती है। सपना बहुत घबरा जाती है कि कहीं वो कार उसे टक्कर ना मार दे। तभी पीछे से सौरभ आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसे धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार इतनी तेज गति में होती है कि वो सपना को कुचलकर आगे बढ़ जाती है और सपना की वहीं पर मौत हो जाती है। सारे लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा कर सपना के आसपास खड़े हो जाते हैं। एक आदमी सपना को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद सपना के माँ बाप भी उसे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और उस डॉक्टर से बात करने लगते हैं जो सपना का ऑपरेशन कर रहा था। देखिए, क्योंकि कार बहुत तेज गति से आ रही थी, इसलिए वो सपना को बहुत बुरी तरह से कुचलकर आगे बढ़ गई। इसलिए सपना को बचा पाना हमारे हाथ में नहीं था। अब सपना नहीं बच पाई, उसकी मृत्यु हो चुकी है। सपना के माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी सपना को? रक्षाबंधन वाले दिन इतना बुरा काम। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी सपना के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है। क्योंकि सपना बहुत बुरी लड़की थी, इसलिए उसकी आत्मा चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो चुड़ैल जल्दी से सौरभ को ढूंढते ढूंढते सौरभ के पास पहुंचती है। वो देखती है कि सौरभ एक खाली जगह पर बैठा हुआ रो रहा होता है। हे भगवान, ये सपना को क्या हो गया? मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। क्या हो गया जो उसने मेरे बारे में इतना बुरा भला कहा? पर उसकी मौत मुझसे नहीं सही जाएगी, नहीं सही जाएगी। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है और मैंने उसे इतना बुरा भला कहा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तो उसकी माफी के लायक भी नहीं। तभी वो चुड़ैल जल्दी से एक राखी ले आती है और खड़ी हो जाती है। सौरभ चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चुड़ैल, 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 चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो बड़ी डरावनी है। देखो, मुझे आज के दिन मत खाओ, मुझे आज के दिन मत खाओ। नहीं सौरभ, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं सपना हूँ। क्या? तुम सपना हो? तुमको पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित हो गया था। हाँ भाई, मुझे सब पता है। मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? भाई, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे कभी अपना भाई नहीं मानोगी क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी और तोहफों का आदान प्रदान नहीं, भाई बहन के प्यार का उत्सव है ये। इसलिए मैं तुम्हारे लिए राखी भी लाई हूँ। मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ और बदले में तुम मुझे कोई तोहफा नहीं, अपना प्यार देना। अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी राखी बांध सकती हो। आज से तुम मेरी बहन हो। फिर चुड़ैल सौरभ को राखी बांध देती है और दोनों खुशी खुशी उत्सव मनाते हैं। मैं जीते जी तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम्हें कभी आगे मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर याद करना।
रमेश सुबह सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी रमेश की बेटी नेहा अपने पिता रमेश से कहती है, अरे पिताजी, आज आप काम पर जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। आपको पता है ना कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने को कहा है, पर आप होगी किसी की सुनते ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बिटिया रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। चल अब जल्दी से मेरा खाने का डिब्बा दे, मुझे रेलवे स्टेशन जाने को देरी हो रही है। हाँ, मालूम था मुझे कि आप मेरी एक बात नहीं सुनने वाले। लो पकड़ो खाने का डिब्बा और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश रेलवे स्टेशन चला जाता है। रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था। रमेश का काम बहुत ही मेहनत वाला था। वो दिन भर अपने सर पर कई किलो सामान उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाया करता था। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो घर जल्दी आ जाता है। नेहा बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी आराम करता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर चला जाऊँ। नेहा रमेश का सिर छूकर देखती है और बोलती है, हे भगवान पिताजी, आपका सिर तो इतना गर्म है जितनी की चाय गर्म होती है। इतना तेज बुखार है आपको, और आप हो कि सुबह जल्दी काम पर जाने की बात कर रहे हो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाओगे बस। रमेश नेहा की बात नहीं सुनता और सुबह जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और काम पर चला जाता है। रमेश को बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी सामान सिर पर रखकर ले जाने लगता है कि तभी रमेश चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर पर बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से रमेश की उसी समय मौत हो जाती है। ये बात नेहा को पता चलती है तो नेहा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक पिताजी के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, जो उन्हें भी आपने अपने पास बुला लिया। रमेश को गुजरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा के पास घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। नेहा रोते रोते बोलती है, पिताजी जिंदा थे तो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देते थे और रोज मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करते थे। नेहा अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अब मुझे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। नेहा अपने पिताजी के कुली के कपड़े पहनती है और बोलती है, मैं भी अपने पिताजी की तरह खूब मेहनत करूंगी। ऐसे बोलकर नेहा रेलवे स्टेशन पर काम के लिए जाती है। नेहा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए हर कोई नेहा को अपना सामान ले जाने के लिए बोलने लगता है। पास ही में खड़े 3 कुली दोस्त कालू, मोहन और टिंकू नेहा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे होते हैं। अरे मोहन, ये तो अपने रमेश काका की बेटी नेहा है ना, जो कुली बनकर सबका सामान ले जा रही है। तनिक देखो तो इसे, कितनी खूबसूरत है। सच भैया, ये तो बहुत ही गजब की है रे। अरे छिछोरो, सुंदर लड़की देखते ही बौखला गए। जरा ये भी तो देखो कि वो हमारे इलाके में आकर हमारा काम चौपट कर रही है। सबको देखो तो ऐसे सुंदर लड़की को देखकर उसी के पास जा रहे हैं और उसी से अपना सामान उठवा रहे हैं। अरे और तो और, जरा सा सामान उठाने के उसे हमसे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पैसे। फिर तीनों दोस्त नेहा के पास जाते हैं। कालू नेहा से बोलता है, अरे तुम तो वही रमेश काका की बेटी हो ना, जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे रमेश काका, इसीलिए तो उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। कालू नेहा से बात करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, सच में भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें। हाँ। अरे हाथ छोड़ मेरा, तेरी खड़े होकर 4 बातें क्या सुन ली मैंने, तूने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। चल अब जा यहाँ से और दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकियो। अच्छा, हमारे ही एरिया में आकर हमें ही धौंस दिखाती है। ए सुन लड़की, यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जा। हाँ। क्यों जाऊँ यहाँ से? आए बड़े मुझे इस प्लेटफॉर्म से भगाने वाले। अरे भैया, इस सुंदरी ने तो तुम्हें ही फटकार लगा दी। अरे देखना कल ये लड़की, अरे क्या नाम है इसका? हाँ, नेहा, यहाँ नजर ही नहीं आएगी। रात को नेहा अपने घर वापस आती है और अपने पास ढेर सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं 2 दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी। फिर अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर खुशी खुशी स्टेशन पर
स्टेशन पर नेहा को सामान उठाते देख तीनों दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही नेहा को अकेला पाते हैं उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मेरी रानी, काहे इतना भाव खाती हो? जरा तनिक हम तीनों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। हे भगवान, तुम तीनों ने तो हद ही कर दी। तुम तीनों जाते हो यहाँ से या मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूँ? तभी टिंकू नेहा का जोर से हाथ पकड़ लेता है। नेहा उन तीनों की इस हरकत से बहुत डर जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए रेल की पटरी पर जा गिरती है कि तभी बाहर ट्रेन आ जाती है और नेहा की ट्रेन के नीचे आने की वजह से मौत हो जाती है। नेहा की मौत हो जाने से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन तीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे मैं मरी हूँ वैसे ही ये तीनों भी मरेंगे। अगले दिन चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर कुली के कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर जाती है। अरे साहब, लाइए ये बैग मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ और मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। अरे भाई टिंकू, अब ये इतनी सुंदर कुली कहाँ से आ गई? अरे चलो भैया, जरा चलकर इससे भी मजे लेते हैं। हाँ? सुंदर लड़की को देखकर वे तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे भी छेड़ने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, जरा अपना नाम तो बता दो। अरे नाम के साथ साथ अपना पता भी बता दो, फिर हम वहीं मिलने आ जाया करेंगे तुमसे। कालू सुंदर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है अरे मेरी सुंदरी, चलो चलकर तुम्हें बढ़िया सी चाय पिला कर लाएं। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। अरे कमीने, हाथ छोड़ता है कि नहीं? रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी शोर मचाकर सबको बुलाती हूँ और तेरी पिटाई लगवाती हूँ। अरे अरे अरे, आप शोर क्यों मचाती हो? हम है ना, हम छुड़ाते हैं आपका हाथ। अरे ओ कालू, छोड़ दे रे इनका हाथ, नहीं तो खामखा ये कुली मैडम जी शोर मचा देंगी। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बोलती है, आज तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए, ये याद रखना। अरे भैया, काहे जाने दिया इस कुली सुंदरी को? और जरा इसके तेवर तो देखो। हैं? अरे जाने देना, आखिर कब तक बचेगी हमसे? ऐसा बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुली बनकर सबका सामान अपने सिर पर उठाकर ले जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाने लगता है। तभी तीनों दोस्त सुंदर लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं, क्यों री कुली, कहाँ जा रही है? दिन में तो बढ़िया कर दिखा रही थी, ले फिर से मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब मचा कर दिखा शोर। क्या तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर चुड़ैल कालू का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे 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 मर गया रे, इस कुली के हाथ में तो बहुत जान है रे। अरे मोहन, खड़े खड़े देख क्या रहा है? इस कुली के हाथों से मेरा गला छुड़ा। मोहन और टिंकू उस कुली लड़की से कालू का गला छुड़ाते हैं कि तभी कुली सुंदर लड़की से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्यों रे, अब छेड़ मुझे। अरे अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कैसे हो गई? पकड़ना, ले पकड़ मेरा हाथ। सुंदर कुली को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वो खड़े खड़े कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये जिसे हम सुंदर कुली समझ रहे थे वो तो डरावनी चुड़ैल निकली। अरे टिंकू, भाग यहाँ से, नहीं तो ये कालू की तरह हम दोनों का गला भी दबोच लेगी। अरे भागते कहाँ हो? अब छेड़ो न मुझे, तुम तीनों के छेड़ने की वजह से ही तो मैं चुड़ैल बनी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं नेहा हूँ, नेहा, जिसे तुम तीनों ने बहुत परेशान किया था। अब देखना मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल के डर से तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए वे ट्रेन की पटरी पर जा पहुँचते हैं कि तभी कालू का ट्रेन की पटरी में पैर फंस जाता है। मोहन और टिंकू मिलकर कालू का पैर निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे। अरे मोहन भाई, जल्दी से पटरी से मेरा पैर निकालो, ट्रेन पास आ रही है और वो चुड़ैल भी। फिर मोहन और टिंकू का पैर भी ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे हम दोनों का पैर भी पटरी में फंस गया। अरे ये कैसे हो गया? जरूर ये सब उस चुड़ैल ने किया होगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, ये सब मैंने किया है। अब देखना तुम तीनों भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे।
हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और तीनों ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। तीनों की मौत से नेहा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं कैलाश, सलमान, दिगंत, विनायक, ऋषु, पायल, कृष्णा, नदी, नूर, रंजिता, कृतिका, बाबली, आयशा, सुरभि, प्रीतम। Please like, share and subscribe.